अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम करता हूं। आज हम सीएसएस प्योर मैथ्स 2019 के पेपर में सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 3 के बी पार्ट को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में मैंने सीएसएस अप्लाइड और प्योर मैथ्स के जो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स हैं फ्रॉम 2016 टू 2024 उनके रैंडम क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड की हैं। आप मेरे चैनल को विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बी पार्ट, सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टूडेंट आपके पास देर आर 3 नंबर ऑफ इक्वेशंस जो कि लीनियर हैं और इसमें जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 x3 ये वेरिएबल हैं। क्योंकि राइट हैंड साइड ये जो 4 2 और 1 है ये नॉन जीरो नंबर्स हैं, इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। अगर राइट हैंड साइड लेट सपोज जीरो सारे नंबर हो जाते तो इस केस में फिर ये होमोजीनियस सिस्टम बन जाता। सो बाय द वे हमारे पास ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और इसका आपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट ये 10 मार्क्स के हैं। सबसे पहले तो एक चीज जो आपने अंडरस्टैंड करनी है स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि किसी भी जो नॉन होमोजीनियस सिस्टम है अगर आप उसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सॉल्यूशन के लिए तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये है स्टूडेंट कि इट माइट बी द केस कि अगर आप इस सिस्टम को सॉल्व करें तो आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले, नो सॉल्यूशन। ओके, इन केस अगर आप इसको सॉल्व करते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये पहली पॉसिबिलिटी मीट कर जाएगी। दूसरा सॉल्यूशन के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हो सकता है कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन हो, मतलब एक ही सॉल्यूशन हो। अंडरस्टैंड, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इस सिस्टम की। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। ओके, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ओके, अब जरा सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। ऑफ कोर्स हम सॉल्यूशंस के लिए जो तीन पॉसिबिलिटीज पढ़ी है ना हमने, किसी एक पॉसिबिलिटी को ही हम मीट करेंगे। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करना है इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहां से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, ए एक्स इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखना है। ओके, तो ये जो ए है कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये जो एक्स है ये बेसिकली वेरिएबल का एक कॉलम मैट्रिक्स होगा और ये जो बी है ये राइट हैंड साइड पे जो एंट्रीज हैं इनके लिए एक कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो ए की वैल्यू है मैं यहीं से डायरेक्ट लिख लेता हूँ। हमारे पास स्टूडेंट जो मैट्रिक्स ए आएगा वो क्या आएगा, x1 का कोफिशिएंट 2 है, x2 का कोफिशिएंट 1 है और x3 का कोफिशिएंट 5 है। फर्स्ट रो की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, सिमिलरली वी हैव 3, we have -2 and we have 2, and lastly we have 5, we have -8 and we have 2. Okay, this is matrix A. Then next we have matrix X. X बेसिकली एक कॉलम मैट्रिक्स होगा, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है उसको आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। x1, x2 and x3. ओके, एंड लास्टली वी हैव मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी को भी मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टूडेंट, 4 2 and 1. अंडरस्टैंड, एक दफा कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम वेरीफाई कर लेते हैं। 2 1 5, दिस इज 3 -2 2 एंड दिस इज 5 -8 एंड 2। ओके, अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने इसका एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनता है भाई, आपने ये जो मैट्रिक्स ए है ना जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है स्टूडेंट, आपने इसको और मैट्रिक्स बी को इकट्ठे लिख लेना है। 2 1 5 and here we have 3 -2 2 5 -8 and 2, और यहाँ पे बेशक आप सेमीकोलन लगा दें और इसके साथ मैट्रिक्स बी लिख लें 4 2 और 1। ओके, बेशक आप इधर यहाँ पे एक लाइन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ओके, नाउ चलिए यहाँ पे मैं लाइन यूज कर लेता हूँ ताकि बार बार हमें इशू ना हो। मैं यहाँ पे एक लाइन यूज कर रहा हूँ।
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा, अब स्टूडेंट आपने इसको एचलन फॉर्म में लेके जाना है। ओके, वी नीड टू रेड्यूस दिस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इनटू एचलन फॉर्म। अब एचलन फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे, देखिएगा जरा। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारे पास ये जो फर्स्ट रो है ना, इसका सबसे जो लेफ्ट वाला एलिमेंट है, जो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको आप लीडिंग एलिमेंट कहते हैं। इस लीडिंग एलिमेंट को, बेशक ये 1 के अलावा भी हो सकता है, लेकिन इसको अगर आप 1 बना लेंगे ना तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको लीडिंग एलिमेंट को 1 बना लेते हैं। लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप इस जो फर्स्ट रो है ना, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि आपको पता है ना रो ऑपरेशन, एक रो ऑपरेशन ये भी है, वैसे 3 रो ऑपरेशन होते हैं। उनमें से एक ये भी है कि आप किसी भी रो को किसी नॉन जीरो एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर ये जो फर्स्ट रो है R1, इसको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं, जो कि एक नॉन जीरो नंबर है, तो ये जो 2 है 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद 1 बन जाएगा। लेकिन इसके साथ जब आप 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, ये 5/2, ये 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो जाएगा, और मैं इस फ्रैक्शन से बचना चाह रहा हूं। मैं क्या करता हूं स्टूडेंट, अगर ये 3 - 2 करें तभी तो 1 आ जाएगा ना। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो R2 है ना, R2 में से R1 को माइनस कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ से इसके प्रॉपर ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ओके स्टूडेंट, हमारे पास ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स था, 2 1 5, we have 4. Similarly, this is 3, this is -2, this is 2, and this is 2, and this is 5 -8, 2 and 1. Now, what we have to do here is we need to use an operation. This is sign of operation. Okay, R2 plus -1 into R1. देखिए, हमने रो ऑपरेशन को यहाँ पे यूज किया है। आप जानते हैं कि किसी भी रो को आप किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने R1 को -1 से मल्टीप्लाई किया। और दूसरा रो ऑपरेशन ये भी है कि एक रो का मल्टीपल आप दूसरी रो के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, तो R1 को मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया, तो R1 का ये मल्टीपल हो गया, और इसको मैं R2 में ऐड कर रहा हूँ। अदरवाइज आप इसको वैसे ये एक प्रोफेशनल वे है, अदरवाइज आप इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकते हैं, R2 - R1 कर लें, तब भी सही है। ओके, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया। अगर पहले वाला यूज करना चाह रहे हैं तब भी सही है। नाउ यहाँ पे R2 - R1 में कर रहा हूं, तो इसका ये मतलब है कि मैं फिर इस R2 को, देखें जो आपने पहला यहाँ पे लिखा होगा ना, उसमें चेंज आएगा। पहला हमारे पास यहाँ पे क्या है, R2 है ना, तो इसका ये मतलब है कि जो R2 रो है ना, उसमें चेंजिंग आएगी। तो मैं यहाँ से स्टूडेंट R2 को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं ऑपरेशन यूज करूंगा। देखें, 3 - 2 करें, R2 का जो पहला नंबर है यहाँ पुट करें ऑपरेशन के अंदर, माइनस R1 का पहला नंबर, मतलब 3 - 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। सिमिलरली, अब ये जो R2 का दूसरा नंबर है और R1 का दूसरा नंबर है, जो पैरेलल नंबर्स हैं, उनको यहाँ पे इसमें पुट करें, तो हमारे पास -2 और -1। तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, -3 आ जाएगा। यहाँ पे -3 आ गया। अब मैंने आपको समझा दिया है कि आपने इस ये जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको आपने रटा नहीं लगाना है, इसको आपने समझना है। ओके, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट। 2 - 5 करेंगे तो हमारे पास ये -3 आ जाएगा, और 2 - 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ओके, नाउ इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप, अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये जो आपके पास फर्स्ट रो है और ये जो सेकंड रो है, आप इसको इंटरचेंज कर लें। रो ऑपरेशन दो तो मैंने आपको बता दी है, और तीसरा रो ऑपरेशन क्या है कि आप किसी भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट, ये जो आपके पास मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखें, आपके पास जो R2 है और जो R1 है, उसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मैं साइन लिखूंगा, देखें, दिस इज साइन ऑफ ऑपरेशन। और यहाँ पे R1 में मुझे चेंज चाहिए, और R1 को मैं किससे चेंज करूंगा, R2 से। ओके, तो R2 को R1 की जगह पे लिख दें 1, दिस इज -3, दिस इज -3, एंड दिस इज -2। सिमिलरली जो R1 थी उसको R2 की जगह पे लिख दें 2, दिस इज 1,
दिस इज 5 एंड दिस इज 4। R3 वैसे ही रहेगी, 5 माइनस 8, दिस इज 2 एंड दिस इज 1। और यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। ओके, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई है। अच्छा स्टूडेंट, अब मैंने क्या करना है कि आपके पास ये जो फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट है जिसका मैं आपसे कह रहा था कि 1 बनाना है आपने, पहली रो के अंदर सबसे जो लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 हो गया है, ये एक लीडिंग एलिमेंट है, या जिसे आप पीवट एलिमेंट भी कह सकते हैं। इसके नीचे जो दो एलिमेंट्स हैं ना उनको आपने जीरो बनाना है, क्योंकि हम इसको इस मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में लेके जा रहे हैं। तो एचलन फॉर्म में करना ये होता है कि जो लीडिंग एलिमेंट है उसके नीचे जो एलिमेंट्स उसको आपने जीरो बनाना होता है। तो इसको जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखें जरा, 1 माइनस 3, सिमिलरली हियर वी हैव -3, दिस इज -2। और यहाँ पे मैं दोनों ऑपरेशन इधर यूज कर लेता हूँ, वैसे आप हर एक स्टेप में करें तो ज्यादा अच्छा है। देखिए सबसे पहले मैंने इस 2 को जीरो बनाना है क्योंकि ये 1 के नीचे है ना, तो R2 में मुझे चेंज चाहिए, -2R1। देखें मैंने क्या किया, इस 1 को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो जाएगा, और 2 माइनस 2 करेंगे तो 0 बन जाएगा ना। तो सिर्फ आपने जो ऑपरेशन यूज करने हैं वो इन दो एलिमेंट्स पे नहीं करने, पूरी रो पे इंप्लीमेंट होंगे वो। तो यहाँ पे 2, ये मैंने यहाँ पुट कर दिया फॉर्मूले में, 2 जो ऑपरेशन मैंने लिखा है 2, -2 और R1 का पहला एलिमेंट क्या है, 1 है ना, तो सॉल्व करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 माइनस माइनस प्लस कर देंगे तो 2 3 जार 6, तो ये 7 आ जाएगा। सिमिलरली 5 और प्लस 6 करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। देन स्टूडेंट हमारे पास 4 और प्लस 4 करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। ओके, आई होप सो आपको यहां तक समझ आ गई। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास अब ये जो तीसरी रो है इसका ऑपरेशन भी मैं यहीं पे लिख देता हूं इसी स्टेप के अंदर ही। देखिए इसके लिए भी मैं ऑपरेशन यहाँ पे, दिस इज साइन ऑफ ऑपरेशन, अब मैंने चेंज R3 में लेके आना है, -5R1। देखें यहाँ पे नंबर 5 है और ये 1 है। आप कोशिश करें स्टूडेंट कि जब भी आपने कोई ऑपरेशन लिखना है ना, उस ऑपरेशन के अंदर लीडिंग एलिमेंट वाली रो लाजमी इंक्लूड करें, फिर आपकी कभी गलती नहीं होगी। अंडरस्टैंड? आप बेशक ये पहला ऑपरेशन देख लें, जब मैंने इस 2 को 0 बनाया तो मैंने R1 को यूज किया है क्योंकि R1 के अंदर लीडिंग एलिमेंट है। सिमिलरली जब मैं 5 को 0 बनाऊंगा तो तब भी मैं R1 को यूज करूंगा, तब मैंने यहाँ पे लिखा है R3 माइनस 5R1। इस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 माइनस 5 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 5 माइनस 5 करेंगे 0, -8 और +15। देखिए ना, -8 ये नंबर है और -5 यहाँ पे लिखा हुआ है, और R1 की जगह -3 पुट करें तो -5 और मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो +15 आएगा। सो -8 +15 करेंगे तो +7 आ जाएगा, और 2 + 15 करेंगे तो 17 आ जाएगा, और 1 + 10 करेंगे तो भाई 11 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने ये जो पहला लीडिंग एलिमेंट था ना 1, इसके नीचे हमने दोनों एलिमेंट्स को 0 बना लिए। ओके, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पिवट एलिमेंट की। देखें यहाँ पे अब आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया है। अब स्टूडेंट आपने ये देखना है कि ये जो सेकंड रो है आपकी, सेकंड रो में सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो में सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो एलिमेंट तो 7 है। नाउ स्टूडेंट आपने इस 7 को एज ए लीडिंग एलिमेंट या पिवट एलिमेंट लेके चलना है, और इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स उनको आपने 0 बनाना है। ओके, स्टेप 1 में जैसे हमने लीडिंग एलिमेंट को 1 बनाया था ना, यहां पर भी आप इस 7 को 1 बना सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि आप इस R2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर लें, तब ये 7 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये जो 11 है ये 11/7 बन जाएगा, और ये 8/7 बन जाएगा। तो आपकी ये जो R2 है इसमें फ्रैक्शन अराइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसको सॉल्व करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं इसको 1 नहीं बनाता, मैं इसको ऐसे ही लेके चलता हूँ। ओके, अच्छा अब यहाँ पे मैं ऑपरेशन क्या यूज़ करूँगा ज़रा देखिएगा, बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखिए चेंज हमने इस नंबर को 0 बनाना है ना, इस 7 को हमने 0 बनाना है, तो R3 में चेंज आएगा। पहली दो रोज को मैं वैसे ही लिख लेता हूँ। ओके, -3, दिस इज 11, दिस इज -2, दिस इज 8। और यहाँ पे जो मैं ऑपरेशन यूज करूंगा, देखिए हमने R3 में चेंज लाना है तो मैं R3 को पहले लिख रहा हूँ, माइनस, और ये R2 है जिसके अंदर पिवट एलिमेंट है, उसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ R2। ओके, तो 0 माइनस 0 करेंगे तो ये 0 ही आएगा, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0, 17 माइनस 11 करेंगे तो 6 आएगा,
11 माइनस 8 करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं ये वाली लाइन यूज़ कर लेता हूँ ताकि पता चले कि ये एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है। बेशक कॉमा यूज़ कर लें, सेमीकोलन यूज़ कर लें, आपकी मर्जी। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आया है, अगर आप इसको गौर से देखें तो इसमें जो आपके पास मैट्रिक्स है, सिंपल कोफिशिएंट मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो कौन सा है? दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। और मुझे बताएं इसका रैंक कितना है भाई? इसका रैंक हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लेफ्ट आफ्टर एचलन फॉर्म, वो आपके पास रैंक होता है। तो यहाँ पे देखें, नॉन जीरो रोज की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो लास्ट वाली रो है इसमें एक नॉन जीरो एलिमेंट है, तो इसका मतलब है ये नॉन जीरो रो कंसीडर की जाएगी। ओके, तो इसका रैंक कितना होगा फिर? क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3 है तो रैंक भी 3 होगा। लेकिन अगर आप इस पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का देखें रैंक, तो वो कितने हैं? आप देखें, पहली नॉन जीरो रो, दूसरी और ये तीसरी। तो मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और ये जो पूरा एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इन दोनों का जो रैंक है स्टूडेंट, मैं यहाँ पे चले लिख रहा हूं, रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू 3। सिमिलरली आपके पास जो रैंक ऑफ ए, और इसके सब्सक्रिप्ट में मैं बी लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 3। ये जो रैंक ऑफ ए बी, ये जो मैट्रिक्स है ना, ये बेसिकली आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी का आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। ओके, अब दोनों के रैंक आप देख लें, इक्वल है ना, 3 है। और ये जो दोनों के रैंक्स हैं, ये इक्वल हैं, किसके इक्वल हैं? नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ अननोन इन द सिस्टम। ओके, इस सिस्टम के अंदर कितने अननोन थे? 3 अननोन थे ना, x1 x2 x3, और रैंक भी 3 आ गया है। तो ये क्योंकि इक्वल है, तो इस केस में हमारे पास फिर क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। जब रैंक ऑफ ए, मैं दोबारा से लिख रहा हूं, रैंक ऑफ ए दिस इज इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, एंड दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, या नंबर ऑफ वेरिएबल लिख लें आप। उस केस में स्टूडेंट हमारे पास उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये बात आप अपने पास बेशक नोट कर लें। ओके, मैं बाकी दो केसेस भी आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपके पास जो रैंक ऑफ ए है और जो रैंक ऑफ ए बी है वो दोनों डिफरेंट आए, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब अगर कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक और अगर इस पूरे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक डिफरेंट आए, तो उस केस में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, दूसरा ऑप्शन क्या है? ये दूसरा ऑप्शन है, अगर दोनों के रैंक इक्वल हो और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो, तो उस केस में यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास ये जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी है ना, ये दोनों इक्वल हो, लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन के इक्वल ना हो, उस केस में फिर हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। नाउ, हमने तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना था, ये तो हमें पता चल गया कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है और यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे? स्टूडेंट, आपके पास ये जो आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स है, इसकी जो करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनेगी वो क्या बनेगी? सबसे पहले 1x1 माइनस 3x2 माइनस 3x3 दिस इज इक्वल टू -2। इस आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स को दोबारा से मैं इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ, 7x2 प्लस 11x3 this is equal to 8, and lastly we have 6x3 equal to 3. Okay, 6x3 is equal to 3. Okay, now अब मैं यहाँ से इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सबसे पहले ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है, मैं इसकी बात कर लेता हूँ। दिस इज नंबर 3, नंबर 2 और दिस इज नंबर 1। अगर मैं 3 की बात करूँ, नंबर 3 की बात करूँ, तो हमारे पास स्टूडेंट ये जो 6x3 है इक्वल टू 3 है, और 6 वहाँ पे डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने x3 की वैल्यू फाइंड कर ली। अब x3 की वैल्यू को आप पुट कर दें इक्वेशन 2 के अंदर, पुट इनटू, मतलब आपने बैकवर्ड मूव करना है। ओके, जब आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखें आपके पास जो इक्वेशन 2 होगी उसमें क्या चेंजिंग आएगी भाई? 7x2 प्लस 11 इंटू 1/2 दिस इज इक्वल टू 8। नाउ इसको मैं यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, 7x2
दिस इज इक्वल टू 8 माइनस, देखिए 11 को मल्टीप्लाई करें तो 11/2 आ जाएगा और राइट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। अब इसका मैं एलसीएम ले लेता हूँ भाई। 7x2 दिस इज इक्वल टू, ये एलसीएम इसका 2 आ गया और 16 माइनस 11, सो द आंसर इज, आंसर ऑफ दिस फ्रैक्शन इज 5/2। नाउ ये जो 7 है वहां पे जाके डिवाइड कर दें, x2 की जो वैल्यू आएगी 5/14 आएगी। ओके, इसको बेशक आप डेसिमल फॉर्म में लिख लें, अदरवाइज ये भी सही है। ओके, नाउ अब इस x2 को और x3 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। सो मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। यहीं पे सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, पुट x2 x3 इन 1, सो x1 माइनस 3 इंटू x2 कितना है भाई, 5/14 माइनस 3 और x3 कितना है भाई, 1/2। दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे -2 है। अब इसको मैं सिंपली सॉल्व करता हूं। सो x1 माइनस 15/14 माइनस 3/2, दिस इज इक्वल टू -2। अब इन दोनों को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूं, -2 प्लस 3/2 प्लस 15/14। अब स्टूडेंट यहां से इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। देखिए हमारे पास x1 दिस इज इक्वल टू, अगर मैं पहले दो का एलसीएम ले लेता हूँ, सबसे पहले पहले दो का तो वो 2 आएगा और यहां से आपको 2 और ये -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 प्लस 15/14। अब इन दोनों का आप एलसीएम लें, सो इनका मैं एलसीएम यहाँ पे ले रहा हूँ। देखें 14 और 2 से डिवाइड करें तो 7 1 और अगेन 7 से करेंगे तो ये 1 1 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 14। सो स्टूडेंट 14 एलसीएम आ गया और दिस विल बी -7 प्लस 15। सो द आंसर इज 8/14। ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिलेशन करें तो x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4/7। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने x1, ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई और सिमिलरली आपके पास ये x2 आ गया 5/14 और x3 आपके पास 1/2 आ गया। और इसको आपने आखिर में, देखिए हमारे पास जो x मैट्रिक्स था वो किसके इक्वल था, x1 x2 x3 के इक्वल था। और यहां से स्टूडेंट आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, x1 की वैल्यू आपके पास 4/7 आ गई, x2 की वैल्यू 5/14 और x3 की वैल्यू 1/2। तो ये आपको एक यूनिक सोल्यूशन मिल गया है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट वो ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जो आपके पास एचलन फॉर्म आई है, इस एचलन फॉर्म से आपको क्या यूनिक सोल्यूशन मिल रहे हैं, क्या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस मिल रहे हैं, या फिर कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा। मैंने आपको तीनों केसेस बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।